फिगर हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार बोलता है कि साइंटिफिक नोटेशन हैज नो कन्फ्यूजन अराइजेस। साइंटिफिक नोटेशन से हम लोग को कोई भी कन्फ्यूजन अराइज नहीं होता है उस अनसर्टेन डिजिट को, उस सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने में। किसके केस में? ट्रेलिंग जीरो के केस में। ट्रेलिंग जीरो अगर मान के चलिए 30 है, 30 में 6 गो जीरो लगा हुआ है, 35 में 10 गो जीरो लगा हुआ है, तो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का धड़ल्ले से यूज करते हैं, तो वहाँ पर सारा जो हम लोगों का डाउट होता है गलती होने का, वो चीज़ खत्म हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो कहता है कि ट्रेलिंग जीरो इन द बेस नंबर ए, बेस नंबर में जितने भी जीरो होंगे, जैसे 3.5 35.00, तो यहाँ पर 35.00 यहाँ पर कितने होंगे? सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। उसी को बोल रहा है यहाँ पर कि आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे 2 रूल दिए गए हैं ट्रेलिंग जीरो के लिए। कहता है कि फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, और उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, तो ट्रेलिंग जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ध्यान रखना है, कोई नंबर 1 से बड़ा है, जैसे मान के चलिए 12, ठीक। अब 12 में कहाँ पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है, तो 2 सिग्निफिकेंट हो जाए। अच्छा 12 में आगे बोल रहा है कि विदाउट एनी डेसिमल के बाद बोल रहा है कि ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम बोले कि 12 के बाद 2 जीरो है और कोई दशमलव नहीं है, तो यहाँ पे जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है, ठीक है ना। फॉर ए नंबर with a decimal point the trailing zero, for a number with a decimal point the trailing zero are significant। लेकिन यही चीज़ 12 में अगर 1.200 कर देंगे तो अब जो है ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यही चीज़ को ये बोल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर कोई 0 डिजिट है और लेफ्ट किसी डेसिमल के लेफ्ट साइड में उसको रख दिया गया है, 0 डिजिट देखिए यहाँ पे 0 डिजिट है ना, किधर है? दशमलव के लेफ्ट साइड में 0 है ना, तो ये कभी भी क्या होगा? कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के काउंट में, गिनती में नहीं आएगा। हाउएवर 0 एट द एंड, लेकिन अगर 0 जो है एंड में है, किसका? सिग्निफिकेंट नंबर, इसके एंड में, इस डिजिट के एंड में, आखिर में, दशमलव के बाद जो डिजिट आ रहे हैं उसके आखिर में अगर कोई 0 है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन दशमलव से पहले कोई अगर 0 है लेफ्ट साइड में, पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग या डिवीजन, डिवाइडिंग फैक्टर, ठीक है, जिनको हम लोग राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे देखिए r=d/2 में s=2πr, यहाँ पर क्या है? 2 एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है ना। तो 2 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2.0 भी हो सकता है, 2.00 भी हो सकता है, 2.0000 भी हो सकता है। तो ये सभी सिग्निफिकेंट ही है। सिमिलरली t=t/n, n क्या है? एग्जैक्ट नंबर। इसके लिए फॉर्मूला है, किसके लिए? मल्टीप्लाइंग और डिवीजन फैक्टर में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला T=t/n, n क्या है? एग्जैक्ट नंबर है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाउंड करते हैं, उसके कुछ रूल दिए हुए। देखिए मोटा मोटी वही चीज़ यहाँ पर भी है, दोहरा रहा है कि मान के चलिए कि कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या, कि ग्राम है, मीटर है ना, नैनोमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो जनरली जब एक्सपेरिमेंट क्यूब में, ग्राम में, मीटर में, केजी में हम लोग कर रहे होते हैं, इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर 4.237 ग्राम है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बस रूल वही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ रूल दिए हुए हैं अरिथमेटिक नंबर और अरिथमेटिक नंबर के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, जिनमें सिग्निफिकेंट फिगर पाए जाते हैं। पहला क्या है कि गुना या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में फाइनल रिजल्ट जो होता है वो क्या होते हैं? रिटेन एज सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखे जाते हैं, एंड आर देयर इन ओरिजिनल नंबर विथ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। और उसका ओरिजिनल नंबर जो होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना या भाग के केस में, वो हम लोग उसका जो रिजल्ट जो लिखते हैं, फाइनल रिजल्ट जो होते हैं, वो हम लोग देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में कौन सा डिजिट है जिसके पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट आ रहा था, उसी के हिसाब से आंसर लिख देते। जैसे देखिए 4.237 ग्राम और डिवाइडेड बाय 2.51 ग्राम, तो पॉइंट के बाद कम डिजिट था किस में? 2.51 में था, तो आंसर में भी इन दोनों का जो आंसर आया 1.69 आया। 2 डिजिट ही कंसीडर किए, ठीक है ना। वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है।
दूसरा बोलता है कि इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ या घटाव में, फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर। फाइनल रिजल्ट अगर गुना या जोड़ के घटाव में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन दिया हुआ है ना, के फॉर्म में, के रूप में, कहने का मतलब है कोई दिया हुआ है, तो फाइनल रिजल्ट उस केसेस में भी हम लोगों को ध्यान में देना है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके पॉइंट के बाद सबसे कम अंक आ रहा है, उसी के हिसाब से आंसर लिखेंगे। जैसे देखिए ये 3 डिजिट थे, 436.3222 एंड 0.301, सबसे कम डिजिट पॉइंट के बाद इसमें आ रहा था, इसलिए इन सभी को जोड़ने के बाद आंसर क्या है 663.82, 663.821 आया ना। बट हम लोग कंसीडर किए सिर्फ 8 तक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिनिमम डिजिट जो है क्या है, लिस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला डिजिट क्या था, ये वाला अंक था, इसीलिए इसका आंसर भी हम लोग 663.8 के रूप में कंसीडर किए। ठीक है ना। आइए देखते हैं राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। देखिए राउंडिंग ऑफ कुछ अनसर्टेन डिजिट, कुछ ऐसे डिजिट है जो कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और उसका जो तीसरा डिजिट है लेफ्ट राइट साइड में, उसमें हम लोगों को डाउट है, तो ऐसे डिजिट को हम लोग राउंड ऑफ कैसे करते हैं, आइए उसका नियम को समझते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है कि अच्छा रूल से ही शुरू करते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे रूल के बाद। कहता है कि रूल बाय कन्वेक्शन इज दैट परसीडिंग डिजिट, ठीक है ना, इज रेज्ड बाय 1। अगर कोई डिजिट है उसके बगल वाले डिजिट को अगर हम लोग 1 बढ़ा देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या बोलता है, इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस इज मोर देन 5 एंड लेफ्ट अनचेंज इफ लेटर इज लेस देन 5। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर कोई डिजिट है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई डिजिट है, मान के चलिए 2.746 है, ठीक है ना, तो देखेंगे कि जो डिजिट है, परसीडिंग डिजिट है, वो 6 का परसीडिंग डिजिट 4 है ना, और 4 के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, इसीलिए हम लोग जब इसको ड्रॉप करेंगे तो एक यहाँ 4 में 1 बढ़ जाएगा, तो इसको हम लोग 2.75 के रूप में लिख दिए। सिमिलरली इस केस में देखिए, अच्छा इस केस में भी वही हुआ है कि 4 के बाद, ठीक है ना, 4 के बाद ये परसीडिंग डिजिट है, 3 का परसीडिंग डिजिट यहाँ पे कौन है, 4 है, 4 के बाद एक ऐसा डिजिट आ गया जो कि 5 से कम है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग 3 को ड्रॉप करेंगे और जो आएगा वो सब सेम लिख देंगे। 2.74, 3 को ड्रॉप कर दिया बस, है ना। अगर यहाँ पर 5 रहता या 6 रहता तो यहाँ पर हम लोग 1 बढ़ा देते, मतलब 2.75 हो जाता। ओके, इसी में देखिए ओड और इवन नंबर अगर रहेगा परसीडिंग डिजिट में तो हम लोग क्या करेंगे, अगर परसीडिंग डिजिट है में परसीडिंग डिजिट जो है एक इवन नंबर है, कहने का मतलब है कि 2, 4, 6, 8 है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉप्ड, उसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2.745 है, तो परसीडिंग डिजिट 4 है, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो 5 को सिंपली ड्रॉप कर दीजिए, बढ़ाना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 इवन नंबर था। हाँ, लेकिन अगर परसीडिंग डिजिट एक ओड नंबर है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो अगर ये ओड नंबर है तो हम लोग को 1 बढ़ा देना है, ठीक है। 5 को ड्रॉप किया यहाँ पर तो 1 बढ़ गया, तो 2.74 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के दौरान कुछ अनसर्टेन डिजिट हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी केस में अनसर्टेन डिजिट को डिराइव कैसे करते हैं, ये बोल रहा है कि रूल ऑफ डिटरमाइनिंग द अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अरिथमेटिक कहने का मतलब क्या है कि जोड़, घटाव, भाग, इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन ना। तो अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के दौरान कोई डिजिट अनसर्टेन है ना, उसमें हम लोगों को डाउट है, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। रूल फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी और एरर इन द नंबर या मेजर्ड क्वांटिटी अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय द, इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ है, किसका, एक रेक्टेंगुलर सीट के हम लोग लेंथ को और उसकी चौड़ाई को और लंबाई को माप रहे हैं, तो उसका मीटर स्केल जो शो किया है वो लेंथ
जो है 16.2 सेंटीमीटर शो किया है और ब्रेथ 10.1 सेंटीमीटर शो किया है। देखिए दोनों में बोल रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है ना। मतलब क्या है कि लेंथ एल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू 16.2 प्लस माइनस 0.1। कहने का मतलब है कि इसमें बढ़ सकता है या घट सकता है। 16.2 में 0.1 बढ़ सकता है या 0.1 घट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना कि यहाँ पर 16.2 जो लेंथ है उसमें अगर वो मैक्सिमम बढ़ेगा तो कितना 0.1, और मिनिमम अगर मिनिमम होगा, मिनिमम उसमें अगर एरर हो सकता है तो कितने का हो सकता है, अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर का हो सकता है, ठीक है ना। उसी को अगर हम लोग परसेंटेज एरर जब इसका निकालते हैं फार्मूला यूज करके डेल एल बाई एल इंटू 100, तो हम लोगों को 0.6 मिल जा रहा है, ठीक है ना। एरर किस में 0.6 का एरर किस में मिला, लेंथ में मिला। सिमिलरली ब्रेथ को भी हम लोग वैसे ही किए कि उसमें गड़बड़ी हो सकता है, एरर हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकता है, कितना का मैक्सिमम 0.1 का, मिनिमम भी 0.1 का। उसका जब हम लोग परसेंटेज निकाले, परसेंटेज एरर डेल बी बाई बी इंटू 100 करके, तो हम लोगों को क्या मिला था, वहाँ पे हम लोगों को मिला था 1% मिल गया था, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करके भी निकाला 1%। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ए और बी जो है, ठीक है ना, देन द एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। प्रोडक्ट के केस में बोल रहा है कि यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, प्रोडक्ट के केस में जब हम लोग कंबाइंड करते हैं, है ना, जोड़ते हैं, तो क्या होगा। देखिए 163.62, ठीक है ना। इसमें हम लोग 1.6% का क्या किए थे, इन दोनों को लेंथ और ब्रेथ में जो एरर आया था, दोनों को जोड़िएंगे 0.6% और 1%, तो क्या था 1.6% आया था ना। वह 1.6% के एरर को, जो कि मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में था, ओके, मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ही होता है ना, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में था। तो जब हम लोग उसको इतना से ऐड किए 163, ठीक है ना, 163.62 से जब हम लोग ऐड किए तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, क्या मिला हम लोगों को मिल रहा है, और देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है फाइनली कि हम लोग उसमें ऐड कर दिए जो आया था, उसमें मल्टीप्लाई करके, किसको, ए और बी को मल्टीप्लाइड किया, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को जब मल्टीप्लाई किया। अच्छा, एरर निकालने का अगर प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म के रूप में है तो रूल क्या है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर डेल जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो डेल जेड क्या होगा, डेल जेड डिवाइडेड बाई जेड इंटू 100 इक्वल टू डेल ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100 इक्वल टू डेल बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100, यही तो होगा। इस मेथड से हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को जो रिजल्ट मिल रहा है वो जो है इतना मिल रहा है, ठीक है ना, 163.62। और इसमें जब हम लोग 2.6 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 0.6 में प्लस माइनस, ये 0.6 में हम लोग एक जोड़े थे तो 2.6 आया था ना। तो जो एरर यहाँ पर आया प्रोडक्ट वाला एरर और कॉम्बिनेशन से, है ना, उसमें हम लोग जब 2.6 को ऐड किए तो हम लोग को अप्रोक्स देखिए यहाँ पे बोलता है ना कि ये पूरा को हम लोग 164 मान सकते हैं और इसको 3 मान सकते हैं, ठीक है। दिस लीड टू एन कोर्स दैट फाइनल रिजल्ट एज 164 प्लस माइनस 3, ठीक है, वही ना बोल रहा है, राउंडिंग ऑफ करके इसको अप्रोक्स 3 मान लिया और इसको 64 मान लिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में हम लोगों को लेंथ और ब्रेथ कितना 3 सिग्निफिकेंट में था, तो आंसर भी इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आया। हेयर 3 सेंटीमीटर इज द अनसर्टेनिटी इन द एरर। कहने का मतलब है कि कोई वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है अरिथमेटिक ऑपरेशन में, और उसका सिग्निफिकेंट फिगर अगर 3 आ रहा है तो उसका जो अनसर्टेनिटी है वो 3 ही होगा। यही चीज को ये लोग समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलता है कि कहता है कि इफ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज स्पेसिफाइड ऑन एन सिग्निफिकेंट फिगर में, अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं और उसका एरर को एन सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा विल आल्सो बी वैलिड टू एन सिग्निफिकेंट फिगर। एन सिग्निफिकेंट में फिगर में अगर हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटल डेटा को स्पेसिफाइड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी एन में ही आएगा। जैसे हम लोग यहाँ देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर के चल रहे थे लेंथ और ब्रेथ मेजरमेंट के केस में, तो हम लोगों को
अनसर्टेनिटी या एरर ही 3 ही आया था, ठीक है ना। तो यहाँ n लेके चलेंगे तो n ही आएगा, यही चीज को समझाया है। देखिए यहाँ पे रिलेटिव एरर बोलता है कि द रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू ए सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड अपॉन द n। लेकिन रिलेटिव एरर जो होगा किसी भी नंबर का स्पेसिफाइड टू ए सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, और जिसको हम लोग उस रिलेटिव एरर का हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर भी निकाल चुके होंगे, है ना, तो वो वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, n पर डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड अपॉन द नंबर इटसेल्फ। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं ना। बोलता है कि एक मेजरमेंट है, उसमें एक्यूरेसी कितना आ रहा है, उसका मास में एक्यूरेसी है 1.02, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, और उसमें कितना और घट बढ़ सकता है, एरर 0.01, उसका एक्यूरेसी बढ़ सकता है या इतना घट सकता है, ठीक है ना। अनदर मेजरमेंट है वो 9.89 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ सकता है 0.01, ये घटाएंगे तो 0.01 ग्राम तक, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में देखिए क्योंकि इन दोनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, रिलेटिव एरर भी जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा, और वो भी ग्राम के रूप में, क्योंकि ये ग्राम में थे तो ग्राम में, n नंबर में थे तो n नंबर में ही आया। यही चीज़ को ये समझाने की कोशिश कर रहा है ना। दोनों में देखिए, अगर इसके केस में भी रिलेटिव एरर निकाला तो 1% ही, ठीक है ना, और 9.8 के केस में भी अगर रिलेटिव एरर निकाला, ठीक है ना, रिलेटिव एरर दिया हुआ है ना नंबर, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो रिलेटिव एरर निकल जाता है। तो दोनों में एक में आ रहा है ±1% का और दूसरे में आ रहा है 0.1% का, ठीक है ना, ये दोनों एरर आ रहे हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि सिग्निफिकेंट फिगर 3 थे दोनों में, तो रिलेटिव एरर भी 3 ही आ रहा है। द रिलेटिव एरर इन 1.03 ग्राम 1 आ रहा है, n नंबर में आ रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब है, देखिए इसको फिर से समझते हैं कि नंबर जो थे यहाँ पे, नंबर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये तो दोनों डिफरेंट था, बस सिग्निफिकेंट फिगर दोनों का सेम था, ठीक है, बट रिजल्ट भी दोनों का अलग अलग आया। कहने का मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर सेम होने से इनके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कहने का मतलब है कि अगर n नंबर में अगर इनका ये आ रहा था, वैल्यू आ रहा था n में, तो बोलता है कि अच्छा, रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू ऑफ नंबर और स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ओनली अपॉन n बट आल्सो डिपेंड नंबर ऑफ इटसेल्फ। तो अब रिलेटिव एरर जो है सिग्निफिकेंट फिगर पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, दो अलग अलग नंबर थे बट दोनों का सेम सिग्निफिकेंट फिगर था, तो सिर्फ सेम है यही कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसके अपना नंबर पर भी डिपेंड करता है। एक का रिलेटिव एरर देखिए कितना है 1% ±1%, और एक का मिनिमम मैक्सिमम 0.1%, इसी चीज़ को समझाया है। अब फाइनली हम लोगों को ये चीज़ याद रखना है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट इन मल्टी स्टेप कॉम्बिनेशन, मल्टी स्टेप मतलब एक या दो से ज़्यादा कैलकुलेशन के दौरान जो रिजल्ट आएंगे शुड बी कैलकुलेटेड टू 1 और मोर सिग्निफिकेंट फिगर, उसको एक या दो से अधिक सिग्निफिकेंट फिगर में ही हम लोगों को कैलकुलेट करना है इन एवरी मेजरमेंट, देन द नंबर ऑफ डिजिट इन द लिस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है ना। वही चीज़ को ये समझाने की कोशिश किया है यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके कि देखिए अगर मान के चलिए 9.8 है, ठीक है, 9.58 है, कैलकुलेटेड किया मतलब राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये आया है 9.58, राउंडिंग करने के बाद आया इसका जो है सेम नंबर टू द सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, ठीक है। 9.8 को कहता है कैलकुलेटेड आफ्टर राउंडिंग अप टू द सेम नंबर, कहता है कि फॉर एग्जांपल द रेसिप्रोकल, अच्छा 1/9.58 को जब हम लोग 1/9.58 किए ना तो इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर था और इसका रिजल्ट क्या है 0.104 आया, ठीक है। उसी चीज़ को आगे समझा रहा है 0.104, ठीक है, कहता है 0.104 कैलकुलेटेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक में कैलकुलेट हुआ 9.62, तो 9.62, ठीक है ना, क्या दिया 9.62 आया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिया, किसका रेसिप्रोकल
0.104 का रेसिप्रोकल क्या दिया 9.62 और इसका रेसिप्रोकल क्या दिया था 0.104 दिया था। ठीक है, देखिए 9.58 का रेसिप्रोकल जब हम लोग लिखे तो रिजल्ट क्या आ रहा था 0.1044। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि एक डिजिट हम लोग अपने से बढ़ा दिए। ठीक है ना, एक डिजिट जब हम लोग बढ़ा दिए एंड टेकन द रेसिप्रोकल टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर, वी वुड हैव रिट्राइव द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 9.58। ठीक है ना, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर था बट एक हम लोग अपने से एक बढ़ा दिए। ठीक है ना, बोलता है कि देन टेकन द रेसिप्रोकल, उसके बाद हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर का फिर से एक बार रेसिप्रोकल लेते हैं। 3 सिग्निफिकेंट कहने का मतलब क्या है कि 104 का कहते हैं कि वी वुड हैव रिट्राइव द ओरिजिनल वैल्यू, तो हम लोगों को फिर से ओरिजिनल वैल्यू 9.58 यही वाला मिलता है ना। ठीक है ना, 0.104 का रेसिप्रोकल किए तो 9.58 नहीं मिल रहा था, 9.62 मिल गया था। लेकिन अपने से जब एक वैल्यू यहाँ पर 4 बढ़ा दिया 0.1044 कर दिए, उसका रेसिप्रोकल किए तो एग्जैक्टली हम लोगों को 9.58 मिल गया जो हम लोगों को आंसर में चाहिए था। यही चीज़ को समझाने की कोशिश किया पूरा एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 2.8 डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कहता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर जो है वो उसके डायमेंशन के माध्यम से डिस्क्राइब किया जाता है। नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब बाय इट्स डायमेंशन। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो डिराइव्ड यूनिट के माध्यम से एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डिराइव्ड यूनिट एंड कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ, और उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जोड़ एडिशन के रूप में। किनके एडिशन के रूप में, इनके फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी जो कि 7 इन नंबर होते हैं, बार बार मैं आपको बता चुका हूं। अब ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी हम लोग जिसको बोलते हैं उसमें कौन आ रहा है, लेंथ को एल से, मास को कैपिटल एम से, और टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को के से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला सी डी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और द पावर या एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी, जो उसका बेस में है क्वांटिटी, ठीक है, वो पावर में चल गया। बेस कहने का मतलब क्या है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे मान के चलिए फोर्स का है, फोर्स का क्या होता है mL/T-2 होता है ना। तो यहाँ पर टाइम जो देखिए, टाइम जो था वो क्या था, रेसिप्रोकल में था और 2 बार यूज हुआ है, कहने का मतलब ये है। तो ये पावर है जो कि पावर या एक्सपोनेंट है जो कि मिलकर के किसी भी बेस क्वांटिटी बनकर, जो कि बेस क्वांटिटी है और एक जो क्या बना रहा है, एक डायमेंशन बना रहा है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला में। तो ये पावर जो है, टाइम यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है, लेंथ 1 बार यूज हुआ है और मास 1 बार यूज हुआ है। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब यही है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और द पावर, ये पावर होते हैं टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज, जहाँ पर बेस क्वांटिटी क्या है, मास, लेंथ, टाइम, ये सब बेस क्वांटिटी है, रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, और वही जो है उस क्वांटिटी को, किस क्वांटिटी को, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, और डायमेंशनल ऑफ द क्वांटिटी इनको, इन्हीं को बोला जाता है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझने को नहीं है। यहाँ पर देखिए कि वॉल्यूम जो है 3 बार यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर L3 है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलता है कि वॉल्यूम के केस में जो है M0 है। ठीक है, M का यूज नहीं है इसलिए M0 है, L 3 बार यूज हुआ है इसलिए पावर 3 में, और T भी 0 है, टाइम का कोई यूज रोल नहीं होता है। ठीक है ना, एंड 3 डायमेंशन इन लेंथ, लेंथ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 डायमेंशन है, वही चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है। फोर्स का समझाया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वही चीज़ वो अभी एग्जांपल हमने देखकर वहाँ आपको बताया कि टाइम यहाँ पर जो रेसिप्रोकल में था और 2 बार यूज हुआ, वही चीज़ को ये लोग समझा रहा है। डायमेंशन इन लेंथ इज -2 कहता है कि द फोर्स है डायमेंशन इन, थोड़ा सा कहता है कि द फोर्स ml डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर इक्वल टू mL/T-2। फोर्स हैज 1 डायमेंशन, है ना, फोर्स हैज 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड 2 डायमेंशन इन टाइम। देखिए यहाँ पर यही चीज़ को समझाने की कोशिश किया है कि कहता नोट करना है कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इस प्रकार से जब हम लोग डायमेंशन को लिखने लगते हैं तो कुछ क्वांटिटी ऐसे भी हैं, ठीक है ना, जिनमें जो है जो बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है
वो सेम होते हैं। जैसे किस में चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, स्पीड, है ना, इन सभी का यूनिट जो है, उन सभी का डायमेंशन जो है वो सेम होता है। ऑल दिस क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज लेंथ बटा टाइम। सबका जो है डायमेंशन लेंथ बाय टाइम में होता है, मतलब LT-1 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड लास्ट टॉपिक, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ये बस वही चीज़ को यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि हाउ एंड विच